तो हम लोग इसमें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखेंगे, जो लास्ट 6 मंथ में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या एक साल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह की रही है। तो उसमें हर एक सेगमेंट को अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे, जैसे नेबरहुड को लेके क्या पॉलिसी रहा है और नेबरहुड में किस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं। फिर उसके बाद अदर देखेंगे, जैसे कि एक प्राइम वर्ल्ड कंट्री है जैसे कि यूएसए के साथ हो गया। फिर रसिया को लेकर देखेंगे इंडिया का स्टैंड, मतलब एक एक साल के अंदर या इंडिया का जो एक फॉरेन पॉलिसी रहा है उसमें क्या चेंजेस मेजर शिफ्टेड है। जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल देखे से हम बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जिस टाइम बाइडन था, तो बाइडन के टाइम में देखे होंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे यूक्रेन। तो यूक्रेन जाना एक डायरेक्ट मैसेज है कि अब रसिया को वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तब इंडियन प्राइम बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी था उस टाइम, बिकॉज ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर था, जो आप यूरोपियन का प्रेशर था, तो जो आप एक बार यूक्रेन आइए और यूक्रेन में जाके आप यदि विजिट करते हैं तो इट इज़ क्लियर मैसेज टू रसिया। लेकिन इंडिया के लिए रसिया कितना इम्पोर्टेंस है वो सब आप जानते ही हैं। फिर एक सेकेंड आता है ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से ट्रंप का एक एटीट्यूड रहा है। तो उस सारे इश्यूज को हम देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे कि जब बांग्लादेश के अंदर ये अब देख रहे हैं कि एक उसको कह सकते हैं रेवोल्यूशन से नहीं आया, एक कू आया या कॉन्स्पिरेसी था, क्या था नहीं था, वो आप जान सकते हैं। देखिए इसमें एक थ्योरी ये कहता है कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो चाहता है डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर, वो चाहता है जो हमारा एक मिलिट्री बेस बने, ठीक। मिलिट्री बेस बने। मिलिट्री बेस बनने के उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो एक चाइनीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। चाइनीज़ को जो इंटरेंस इस बे ऑफ बंगाल में होगा या फिर अरेबियन सी में होगा, तो अरेबियन तो उसके लिए चाहता है कि चाइनीज़ के ऊपर नज़र रखे। एक तो सर्विलांस अच्छा होगा यहाँ पे, उसका यदि बेस हो जाएगा तो ठीक। दूसरा चीज़ जो मलक्का स्ट्रेट है चाइना के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि चाइनीज़ का यदि आप देखेंगे तो 40-60% जो भी उसका ट्रेड होता है या फिर ऑयल का सप्लाई होता है वो इधर मलक्का स्टेट से ही होता है। तो वो चाइनीज़ को कंट्रोल रखेगा वो। तो दूसरा चीज़ ये चीज़ है अमेरिकन का। इंडिया का माइंड यहाँ पे स्टिक मेन देखेंगे तो इंडिया भाई कहता है भाई इंडियन ओशियन के अंदर मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही किंग हूँ। इंडियन ओशियन में कोई भी चाहोगे इंटरफेयर करना, कोई भी चाहोगे अपना दादागिरी या डोमिनेंस दिखाना, वो चीज़ नहीं चलेगा। तो इंडिया नहीं चाहता है जो भाई इंडियन ओशियन में आप आके किसी भी तरीके के उलटफेर यहाँ पे करो। तो एक्सपर्ट का कहना ये है कि एक चीज़ ये है, उसके लिए बांग्लादेश के ऊपर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रेशर डाल रहा था। जो बांग्लादेश का एक आइलैंड है वहाँ पे, आई थिंक मार्टिन आइलैंड करके है नाम। तो उस आइलैंड को वो कह रहा था जो भाई ये आइलैंड मुझे दे दो, यहाँ पे मैं बेस बनाऊंगा। लेकिन बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम शेख हसीना, वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई। बोले कि जो भाई नहीं नहीं, मेरी जो पॉलिसी है मैं सबके साथ रिलेशन बना के रखूंगा, मैं तुम्हारे हाथ का कठपुतली बनने की कोशिश नहीं करूंगा। तो वो चीज़ नहीं की। तो इसमें ये भी कहा जाता है इस वजह से शेख हसीना को पसंद नहीं कर रहा था यूएसए, और यूएसए चाहता था जो शेख हसीना यहाँ से हटे, ठीक। तो क्योंकि शेख हसीना जो थी वो इंडियन, मतलब प्रो इंडियन थी अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। और इंडिया के साथ प्रो इंडियन क्या कह सकते हैं, इंडिया के साथ उनका अच्छा रिलेशंस था। और बांग्लादेश को आप देखेंगे तो शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश की इकॉनमी होगा या पर कैपिटा इनकम होगा या जीडीपी होगा या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीएफ, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। तो शेख हसीना बहुत अच्छे से बांग्लादेश को ऊपर की तरफ ले जा रही थी। चाहे या बांग्लादेश का आप रेडीमेड इंडस्ट्री देखेंगे, गारमेंट इंडस्ट्री देखेंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, ठीक। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट करता है, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ठीक। तो इस वजह से इंडिया को भी पसंद नहीं है जब भाई इंडियन ओशियन में कोई है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हसीना जी को कि चलो भाई ये सब यहाँ पे मत फैलाओ रहता। और वो भी चाहती है जो मैं नहीं होगा। तो इसके वजह से यूएसए ने वहाँ पे पूरी तरीके से फंडिंग किया। यहाँ पे जो स्टूडेंट का मूवमेंट होता है उसको फंडिंग किया। आइडियोलॉजी तो था ही, आइडियोलॉजी भी उसको इग्निट किया, फंडिंग किया। वो रेवोल्यूशंस करा के एक कू वहाँ पे करवा दिया और शेख हसीना को हटा दिया, ठीक। तो ये हो गया
मेन इशू। आप यदि इंडिया के साथ अब देखोगे, जब शेख हसीना गई है उसके बाद से यदि आप इंडिया के साथ बांग्लादेश का रिलेशन देखोगे, ये जो आया है, ये आप एक सिंपल सी बात सोचो, ये मोहम्मद यूनुस है, वो कहाँ रहता था? अमेरिका में रहता था। अब वो जहाँ जब से आया है बांग्लादेश, उसका स्टैंड क्या है? एंटी एंटी इंडिया है, जिसको उसका सारे स्टैंड, सारे फैसले एंटी इंडिया ही होता है। तो आप ये जान सकते हैं, ये जनरल क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकते हैं, जो भाई ये पूरे ज़िंदगी अमेरिका में, यूएसए में रहा, यहाँ पे आके इंडिया एंटी इंडिया कैसे हो गया? तो उस आदमी की जो आइडियोलॉजी या विचारधारा इस तरह से कैसे हो गया? हाँ, अमेरिका, इंडियन अमेरिका तो फ्रेंडली कंट्री है ना। तो जो अमेरिकन टेरिटरी में रहेगा लोग, तो वो भाई 100% नहीं, तो इंडियन स्टैंड या इंडियन इंटरेस्ट को तो सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं है। तो आप जान सकते हैं जो भाई मोहम्मद यूनुस कहाँ से है, किसका वो है, टट्टू है पाला हुआ। अब ये मोहम्मद यूनुस यहाँ पे आया इंडिया, यहाँ पे आके, और वो अलग अलग इस तरह के स्टेटमेंट दिया, जैसे कि आप एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, जैसे वो चाइना गया था, तो चाइना में उसने बोला कि भाई वो ये जो सेवन सिस्टर है, वो तो उसको तो एक्सेस है ही नहीं इंडियन ओशन में, हम जब चाहेंगे तब उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दिया था, मतलब ये दिया था जो सेवन सिस्टर का डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है, उसका एक्सेस ओशियन में है नहीं। तो कुल मिला के वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात की थी, ठीक। ऑब्वियसली सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो इंडिया के लिए वल्नरेबल है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे। उसके बाद उसने क्या किया, एक वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक लाल मुनिधारा नाम का एक जगह होता है, उस लाल मुनिधारा में वो एयरवेस बनाने के लिए चाइनीज़ को इनवाइट कर दिया। यदि चाइनीज़ वहाँ पे एयरवेस बनाता है, तो वो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। तो इंडिया ने भी अपना क्या किया, जो कैलासा है यहाँ पे, त्रिपुरा के अंदर है कैलासा है, तो वो एयरबेस बहुत दिनों से बंद पर रखा था, तो उसको भी इंडिया ने बोला कि स्टार्ट कर, बोला कि हम भी इसको भाई एक्टिव करेंगे अब। ये चीज़ चल रहा है। दूसरा चीज़ यदि देखेंगे, तो मोहम्मद यूनुस के आने के बाद वहाँ पे एक माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया उस पर कोई, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन में देखेंगे तो कुल मिला के 2.5-3%, 3-4% वहाँ पे जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी रहते हैं, बेसिकली हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू में भी जो लोअर कास्ट के होते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, इस सब का पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो उनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद एक चीज़ वहाँ पे आप और देख सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा फंडामेंटलिस्ट चीज़, एंटी इंडियन, इस तरह के सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। जो फंडामेंटल ग्रुप था पहले, जो हसीना के टाइम में पूरी तरीके से उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया था, तो उन लोगों को एक कह सकते हैं, उन लोगों को एक फ्यूल मिल गया यूनुस को आने के बाद, या जेल जेल में भी जो हसीना के टाइम में जो फंडामेंटल ग्रुप था उसको भी रिलीज कर दिया, बाहर छोड़ दिया, तो वो फंडामेंटलिस्ट वहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक। ये जो ग्राउंड है वो एक तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है, आईएसआई के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है, क्योंकि वो एंटी इंडिया कैंपेन फैलाएगा और इंडिया को ईस्टर्न साइड से भी वो इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करेगा, या फिर जो इंडिया का जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डरिंग स्टेट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का यदि डेमोग्राफिक देखेंगे तो वहाँ पे 70% जो है मेजोरिटी कम्युनिटी है, और 30% के लगभग माइनॉरिटी कम्युनिटी है। और बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये इलीगल माइग्रेशन, इलीगल वहाँ से बांग्लादेश, यहाँ से बांग्लादेश से इधर आता है। तो मे बी पाकिस्तान उसको एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह यूज़ कर सकता है। एक चीज़ ये देखेंगे, उसके बाद आप देखें एक एक्सिस यहाँ पे बन रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के साथ ये एक्सिस बन रहा है। इन दोनों का अभी मीटिंग हुआ था चाइना में। देखिए ये तीनों जो है, ये ग्रुप जो बन रहा है, ये इसीलिए ज़्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो भाई, क्योंकि अभी एंट्रीम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर। यदि इलेक्शन होता है तो भाई जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है, भाई उसका भी तो कुछ वोट होगा, उसका भी तो कुछ सपोर्टर होगा। मे बी वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हो, लेकिन उनका भी तो होगा सपोर्टर। तो वो जब लाइट में आएंगे तो मैं बैलेंस हो जाएगा। तो वो कुल मिला के डिपेंड करता है आने वाले टाइम में किस तरह से वहाँ पे चीज़ें काम करती है, और किस किस तरह का गवर्नमेंट आता है। खालिदा जिया है, उसका भी भाई स्टार्ट हो गया है। खालिदा जिया पहले बाहर रहती थी, वो भी आ गई जब से वो देखी है भाई वहाँ पे चेंज हुआ है, तो खालिदा जिया भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गई है, ठीक। तो अब बांग्लादेश का ये अभी प्रेजेंट का सिचुएशन है। उसके बाद इंडिया के साथ यदि आप देखोगे रिलेशन में, तो बांग्लादेश ने
इंडिया के साथ जो ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन है उसको बहुत कुछ ख़राब किया है। इंडिया ने भी उसका जवाब दिया है। जैसे कि इंडिया ने जो एक डीप सी पोर्ट होता है यूज़ करने के लिए, डीप सी पोर्ट क्या होता है, जब भाई कोई बड़ी जहाज़ आएगी तो उसके लिए पोर्ट के लिए डेप्थ होनी चाहिए, ठीक। तो वो बांग्लादेश के पास है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की यदि आप ज्योग्राफी देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डेल्टा हैं, तो डेल्टाज हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो जहाज़ हैं वो आ नहीं सकता है वहाँ पे। तो ये यूज़ करता था माल को, गुड्स को बाहर भेजने के लिए। तो इंडिया ने इस चीज़ को बंद कर दिया, जब भाई तुम इसके लायक नहीं हो। फिर उसके बाद इंडिया जो वहाँ के रेडीमेड इंडस्ट्री है उसके लिए इंडिया बहुत सारा यहाँ से इनपुट्स भेजता था, बहुत सारा रॉ मटेरियल भेजता था। तो उस चीज़ को भी इंडिया ने रोका है, कि भाई तुम इस तरह से बदमाशी करोगे तो हम कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे, ठीक। तो ये अभी प्रेजेंट का सिचुएशन है, ठीक। जहाँ तक इसकी बात की जाए कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की जाए, तो यदि बांग्लादेश इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना बार करता है तो इंडिया चाहेगा तो कभी भी उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने ब्रेथ को बढ़ा सकता है वहाँ पे। दूसरा चीज़, इंडिया चाहेगा तो वहाँ त्रिपुरा से नीचे की तरफ वेस्ट बंगाल में एक बार मिलिट्री मूवमेंट होगा तो उसका जो भी है ये चटगांव वाला रीजन है वो कट जाएगा। तो बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इंडिया चाहता है जब भाई हम हमारी पॉलिसी है, हम किसी के इंटरनल इशू में इंटरवेंशन नहीं करते, किसी के इंटरनल इशू में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इंडिया चाहता है जो भाई वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक। स्टेबिलिटी आ जाए, जो कि एक अनस्टेबल तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई वहाँ पे इलेक्शन है हुआ नहीं है, डेमोक्रेसी है नहीं, एंट्रीम गवर्नमेंट है, एंट्रीम गवर्नमेंट का भी एक लिमिट होता है कितना दिन तक। अब पूरी ज़िंदगी तुम एंट्रीम गवर्नमेंट चलाओगे तो उसका क्या मतलब है। तो ये आपका हो गया बांग्लादेश के साथ रिलेशन। यदि आप अपने नेबरहुड में देखोगे तो पाकिस्तान के साथ यदि आप रिलेशंस देखेंगे तो पहलगाम से पहले का जो रिलेशन था वो अच्छा था ही नहीं, उससे पहले अच्छा था ही नहीं, लेकिन पहलगाम के बाद और रिलेशन खराब हो गया पूरी तरीके से। मतलब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को आंसर किया, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्या किया था, जो टेररिस्ट कैंप को हटाया था, ठीक। तो इसके बाद पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में कुछ नया डेवलपमेंट है नहीं, हाँ, लेकिन इस पाकिस्तान इंडिया के समीकरण को लेकर थोड़ा सा वर्ल्ड में है देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिकन को इसमें इस बीच में एक्टर की तरफ रख सकते हैं। देखिए अमेरिकन का क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान से निकल गया है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद पूरी तरीके से वैक्यूम की स्थिति है वहाँ पे। तो चाइनीज़ वहाँ पे उसको बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो सेंट्रल एशिया में चाइनीज़ का मतलब प्रेजेंस और बढ़ेगा उसका, ठीक। इधर अरेबियन वर्ल्ड तक उसकी पहुंच और स्ट्रांग होती जाएगी। अमेरिकन को ये पसंद नहीं है, ठीक। दूसरा चीज़ अमेरिकन चाहता है, अमेरिकन देखता है कि जो भाई पाकिस्तान को लेकर, जब तुम चाइनीज गोदी में क्यों इतना दिन तक रहते हो, क्यों बैठे रहते हो, तो अमेरिकन चाहता है जो भाई तुम चाइना के साथ तेरा क्लोज रिलेशन है, तो तुम हमारा तो पहले सदियों से तुम्हारे साथ क्लोज रिलेशन रहा है, तो तुम आ जाओ, ठीक। तुम आ जाओ मेरे साथ। तो इसमें दो चीज़ फ़ायदा है। एक चीज़ तो ये है जो भाई यदि पाकिस्तान अमेरिकन के साथ रहता है तो वो रहता है तो चाइनीज जो नॉलेज है, चाइनीज इक्विपमेंट है, बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर है, ठीक। पाकिस्तान की जो भी आर्मी है, जो भी डिफेंस है, वो चाइनीज से इम्पोर्ट होता है। और वो यदि पाकिस्तान अमेरिकन के साथ फिर चला जाता है तो बहुत सारा उसका नॉलेज अमेरिका के पास पहुंच जाएगा, जो भाई चाइनीज़ कौन कौन सा क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो एक सर्विलांस कह सकते हो या एक कह सकते हो जो इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पे देख सकते हो। दूसरा चीज़ यदि आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो ये सी पैक वाला है, जिसमें कि चाइनीज़ का इंटर होता है इधर अरेबियन सी में, तो वो भी चाइनीज़ के लिए एक अच्छा है। तो अमेरिका नहीं चाहता है जो कोई भी चीज़ नहीं चाहेगा जो अमेरिका चाइना के लिए अच्छा हो। तो एक ये भी रीजन है जो चाहता है जो पाकिस्तान को भी अपने साथ रखे। तो अमेरिका का ये है कि हम तो अफगानिस्तान से निकल गए हैं, अभी यदि हम सऊदी अरेबिया दूर है, सऊदी अरेबिया में यदि हमारी प्रेजेंस है ही तो वहाँ से हम इधर आने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक हमारा ये पाकिस्तान पहला पुराना है ही, तो इसको भी अपने साथ रख लेता हूँ, ठीक। तो एक अमेरिकन अपनी मजबूरी पे ये काम कर रहा है। आपने डिप्लो क्योंकि आप यदि जान सकते हैं कि भाई जिस कंट्री के अंदर ओसामा बिन लादेन था, उस कंट्री को भी अमेरिकन अपने साथ रख सकता है। तो आप समझ सकते हैं जो किस तरह से डिप्लोमेसी काम करती है। जो हुआ, जो बीत गया वो बात गया, प्रेजेंट में देखता है जो क्या ज़रूरी है कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में वो।
तो अमेरिकन इस पे काम कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि भाई इंडिया को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, और ऑब्वियसली है इंडियन पसंद है। इंडिया हर एक जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोरम है उस पर टेररिज्म का इशू उठाता है, टेररिज्म का इशू उठाता है। और अमेरिकन का ये है कि भाई वो चाहता है वर्ल्ड में हर एक जगह उसकी पहुंच है, हर एक जगह उसकी रीच है, जितने भी स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस पर उसकी रीच बने रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान को वो अपने साथ ले आया है। आप ये देख सकते हैं कि जो भाई जैसे आईएमएफ के साथ जो आईएमएफ से बेल आउट मिला है वो भी उसमें भी अमेरिकन का हाथ है, ठीक। अभी एक चीज़ हुआ है जैसे कि आप ईरान में देख सकते हैं, जो उसको अटैक किया गया है ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अमेरिकन के द्वारा, उसमें भी पाकिस्तान का रोल है, ठीक। तो पाकिस्तान अमेरिकन के लिए थोड़ा सा एक ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि देखेंगे तो अमेरिकन जानता है जो भाई इंडिया हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं बराबर के पार्टनर की तरह काम करेगा। इंडिया कभी भी अमेरिकन की इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा। अमेरिका के बायलैटरल जो पार्टनर होता है वो उसकी तरह काम करेगा। लेकिन अच्छा है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, जो अमेरिकन इंटरेस्ट में होगा वो काम करेगा। पाकिस्तान को मान लो पैसा दे देगा कुछ, तो वो उसका बेस है, एयर बेस है, पोर्ट है, जो भी चाहेगा वो अमेरिकन यूज़ कर सकता है। लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, इंडिया नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा। इंडिया कभी चाइनीज या अमेरिकन के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगा, ठीक। तो इस वजह से अमेरिकन चाहता है जो पाकिस्तानी हमारे साथ रहे, दूसरा हमारे साथ रहेगा तो वो चाइना से दूर रहेगा। और वो ये भी अमेरिकन चाहेगा कि भाई चाइनीज के साथ भी तुम अच्छा रिलेशन रखो और वहाँ से इंफॉर्मेशन ला ला के मुझे दो। तो एक चीज़ ये है पाकिस्तान अमेरिकन का यहाँ पे स्ट्रैटेजी। इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान का आप देख ही सकते हैं, जो भी है पूरे जो वाटर का ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी जितने भी होते हैं एयर स्पेस को भी आई थिंक क्लोज्ड है। फिर उसके बाद जो यूट्यूब यूट्यूब चैनल आते हैं, मतलब पूरी तरीके से जो कह सकते हैं हम लोग डिस्कनेक्ट हो रखे हैं अभी। अभी फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंडिया का एक डायरेक्ट स्टैंड है। और दूसरा चीज़ पोस्ट पहलगाम ये देखेंगे, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर देखेंगे, इंडिया के साथ एक नया डॉक्ट्रिन डॉक्ट्राइन को इंडिया ने रिलीज किया है। नया डॉक्ट्राइन वर्ल्ड के सामने में लेके आया है, जो भाई इवन द न्यूक्लियर कंट्री रहेगा, यदि वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा, यदि वो हमारे मतलब अंदर घुसकर किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। तो इंडिया एक नया डॉक्ट्राइन दिया है वर्ल्ड के लिए, जो भाई हम न्यूक्लियर कंट्री भी रहेगा तो हम उसको मानेंगे नहीं, और हम उसको घर में घुस के मारेंगे। ये डॉक्ट्राइन दिया। दूसरा चीज़ इस डॉक्ट्राइन में ये है कि इवन द स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स जो इसको फंडिंग कर रहा है, जो इसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है, जो इसको आइडियोलॉजी सपोर्ट दे रहा है, जो इसको प्रिपेयर्डनेस दे रहा है, जो भी दे रहा है इसके पीछे है, सबको हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे। स्टेट नॉन स्टेट एक्टर सबको हम एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक। यदि तीसरा चीज़ ये है, यदि हमारे ऊपर कोई सी भी टेररिस्ट एक्टिविटी होता है तो हमारे रिटेलिएशन होगा, मैसिव रिटेलिएशन हुआ होगा। और हम उसको एक्ट ऑफ वॉर में मतलब एडॉप्ट मतलब एक्ट ऑफ वॉर में हम उसको गिनती करेंगे। तो ये एक नया डॉक्ट्राइन है। तो एक ये जो पॉस्चर है इंडिया का, वो एक वर्ल्ड में क्लियर मैसेज जाता है। इंडिया की एक मसल्स पावर में फॉरेन पॉलिसी के अंदर दो चीज़ होते हैं, एक आपका सॉफ्ट सॉफ्ट पॉलिसी होता है, एक होता है हार्ड हार्ड पावर होता है, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इंडिया के हार्ड पावर को वर्ल्ड के सामने एक दिखाता है, इंडिया के पोस्चर को दिखाता है, उसका एटीट्यूड को दिखाता है, उसकी उसकी एक नए न्यू न्यू ओरिजिन्स न्यू न्यू वर्जन को दिखाता है। तो ये चीज़ अमेरिकन को पसंद नहीं आता है। ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं है, जब भाई दादा तो मैं हूँ वर्ल्ड का, तो तुम कैसे ऐसे दिखा रहे हो, ये चीज़ अमेरिकन को नहीं पसंद आ रहा है। तो वो भी है एक अमेरिकन को खटक रहा है। तो इसीलिए भी वो चाहता है जब पाकिस्तान को थोड़ा सा उसको पाल पोस और दें उसको, समझ गए। उसमें आप यदि आप देख सकते हैं कि ये एक न्यू डॉक्ट्रिन जो यही ये था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान को लेकर जो इंडिया का मेन स्टैंड है, वो चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में ये देखा गया है, जो भाई आप पाकिस्तान को एज ए सिंगल मतलब उसको नहीं मान सकते। आपको यदि पाकिस्तान से फाइट कर रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा जो इसमें चाइनीज़ लॉजिस्टिक और चाइनीज़ हेल्प बहुत हद तक मिलेगा, और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करता रहेगा ड्यूरिंग द वॉर। तो आपकी जब भी कोई पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, इवन द वॉर होता है, तो आपको हमेशा चाइनीज़ को माइंड में लेके चलना पड़ेगा। इवन द चाइनीज़ का जो आर्मी है या उसका जो जो भी आर्मी पर्सनल है, बुट बुट ऑन द ग्राउंड वो नहीं होगा। लेकिन जितने भी लॉजिस्टिक है, जितने भी आर्म्स है, जितने भी उसके सर्विलांस है, जितने भी उसका इंटेलिजेंस है, सब कुछ वो
पाकिस्तान को देगा। ठीक, तो तो आपको जब भी फाइट करना होगा, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आपका जो प्रिपेयर्डनेस, आपका जो प्लान जो भी होगा, वो चीज़ आपको हमेशा इस दोनों को साथ में ध्यान में लेके बनाना पड़ेगा। उस तरीके से आपको प्रिपेयर्डनेस दिखानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है, जो इंडिया का जो पोस्ट पहलगाम या पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर आप देखेंगे, तो जिस तरह से जो चाइनीज मतलब आर्म एंड एमनिशन था, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था, जितने भी चाइनीज इक्विपमेंट थे, उसका एक कह सकते हैं कि रियलिटी चेक वहाँ पे हुआ। उसका एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से पाकिस्तान का बहुत टाइम तक टिक नहीं पाया, तुरंत जब इंडिया ने रिटेलिएशन स्टार्ट किया तो फिर वो टिक नहीं पाया। तो उससे एक वर्ल्ड के जो आर्म्स एंड एमिनिशन मार्केट है, जो वर्ल्ड का डिफेंस मार्केट है, उसमें इंडिया का मेक इन इंडिया का जो एक प्रेजेंस है, मेक इन इंडिया का जो ब्रांडिंग है, वो एक अच्छे से हुआ। वर्ल्ड का एक जो कह सकते हैं भरोसा, एक ट्रस्ट इंडियन कंपोनेंट पे, इंडियन ओरिजिन गुड्स पे बढ़ा। जो आपका जो मिसाइल्स है, जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, जो आपका पृथ्वी पृथ्वी मिसाइल सिस्टम है, जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी जो एक सर्टिफिकेशंस ये कह सकते हैं वो वर्ल्ड में गया। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो डिफेंस मार्केट है वो भी थोड़ा सा ब्रॉड होगा अलग अलग कंट्री में। जैसे कि मान लें अभी आपने वियतनाम को या फिलीपींस को, इस सब को आप ब्रह्मोस दे रहे हैं, तो इवन अफ्रीकन कंट्री में वो भी आपसे ब्रह्मोस लेगा। इवन आपका जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो भी आपसे ब्रह्मोस लेगा। ये चीज़ भी अमेरिकन को पसंद नहीं आता। जो भाई मैं डिफेंस बेच रहा हूँ, तुम क्यों बेच रहे हो? अमेरिकन कहते हैं ना, एक जेलेसी वाला उसके साथ है। तो वो नहीं चाहता है कि जो भाई डिफेंस मार्केट में कोई दूसरा आए। अमेरिकन का भाई डिफेंस मार्केट में किसका 5 6 7 का डोमिनेंस है। एक अमेरिकन हो गया, एक चाइनीज हो गया, एक रसिया हो गया, फिर इजराइल, मतलब ये फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जितने भी ये कंट्री है, या इजराइल हो गया, इसी सब का है। यही सब बेचता है। इंडिया भी बेचता है। इंडिया का भी 38,000 करोड़ का पिछले टाइम बेचा है। तो इंडिया का भी है, लेकिन इंडिया चाहता है जो भाई हम अपने मार्केट को और बढ़ाएं, और हम अपने जो हमारा कंपोनेंट है, यदि हम 5 कंपोनेंट बेचते हैं तो हम आप 50 कंपोनेंट बेचेंगे। तो ये चीज़ भी अमेरिकन को पसंद नहीं आता। तो ये कुल मिलाकर आपका था पाकिस्तान के साथ आप रिलेशंस को देख सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये असीम मुनीर को बुलाया था उस टाइम, ये ट्रंप ने बुलाया। तो ये क्या है, एक पाकिस्तान, ये अमेरिकन का ये है कि जो भाई इसको हम पाल पोस के रखें, और हमें इंडिया के ऊपर एक कह सकते हैं ना, जो हम आपके साथ अच्छा रिलेशन भी है, लेकिन हम आपको परेशान भी करते रहेंगे। आपको हम ये भी करेंगे जो भाई हम सबके साथ बना के रखे हुए हैं। ये एक चीज़ है अमेरिकन का। समझ गए? तो ये यहाँ तक हो गया। आप उससे यदि आगे आप चलते हैं, तो आप नेबरहुड में देखेंगे। नेपाल में साथ वही है। नेपाल में अभी चल रहा है वही, जो भाई जो किंग है उसको वापस लेके आओ। क्योंकि नेपाल में आप देखोगे कि जब से वहाँ पे रेवोल्यूशंस हुआ, जो कम्युनिस्ट वाला रिजिम आया, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। कोई सा भी गवर्नमेंट अपने टाइम को पूरा नहीं कर पाया, तो स्टेबिलिटी वहाँ पे है नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारा तबका ये चाहता है जो भाई किंग का जो सिस्टम था पहले वाला वो आ जाए, तो स्टेबिलिटी आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छे से काम करेगा, अच्छा होगा। हाँ, लेकिन नेपाल को लेकर एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो पाकिस्तान की जो एक कह सकते हैं जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो थोड़ा सा नेपाल के अंदर उसका इंटरवेंशंस बढ़ता जा रहा है। वो आपके बॉर्डरिंग स्टेट के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है, और वहाँ से कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर वो इंटेलिजेंस गैदरिंग में वो उसका यूज़ कर सकता है। ठीक, दूसरा चीज़ देखोगे नेपाल और चाइना में देखोगे, तो भाई एक हिमालयन स्टेट है, और चाइना के साथ भाई कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक जोग्राफिकल बैरियर है। तो चाइना के साथ स्ट्रांग कनेक्टिविटी हो ही नहीं। इवन वहाँ पे कुछ रोड और रेल बनाने की बात की जा रही है, लेकिन वो होगी नहीं। नेपाल का जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो उसका लैंडलॉक कंट्री है। ओशन कनेक्टिविटी कहाँ से होगा? इंडिया से ही होगा। जो आपका कोलकाता है या पारादीप ये है, इसी पोर्ट से होगा। आप वहाँ से जाके बेजिंग में जाके तो बेचोगे नहीं। अब नेपाल का गुड्स कोई बेजिंग पोर्ट का तो यूज़ करेगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो टिकेगा नहीं। तो इंडिया पे डिपेंडेंसी उसका बना ही रहेगा। समझ गए? और इंडिया के साथ नेपाल का आप यदि रिलेशन देखोगे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशन, रोटी बेटी का जो रिलेशन कहते हैं वो है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशन है हमारा अपना नेपाल के साथ। समझ गए?
जो मैथिल और मिथिला कल्चर कहते हैं, पर नेपाल के बहुत सारे रीजन में, जो आपका तराई वाला रीजन है, मधेसी जो कहते हैं वो सब। ठीक। तो ये हो गया आपका नेपाल को लेके। यदि आप भूटान को देखेंगे तो भूटान ठीक है, एक बफर स्टेट है। हाँ, ये चीज़ है जी भाई, इंडिया भूटान को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि डोकलाम वाले इशू में आप देखेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि चाइना थोड़ा वहाँ पे दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, ये करेगा। तो एक भूटान के साथ आपका अच्छा रिलेशन है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आप मिल के प्रोडक्शन करते हैं, और भूटान को बहुत सारे आप इंसेंटिव देते हैं या लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, इससे वहाँ पे एक अच्छा चल रहा है। हाँ, एक चीज़ है, भूटान के अंदर थोड़ा टूरिज्म में भी वो सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये है, भूटान में और कोई प्रॉब्लम है नहीं। यदि आप साउथ में आ जाओ तो श्रीलंका में देखोगे। हाँ, श्रीलंका को लेकर एक कंसर्न ये है कि भाई चाइनीज़ वहाँ पे आता रहता है हमेशा। चाइनीज का जो पोर्ट मतलब जहाज़ है वो आता रहता है, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर सर्विलांस करने के लिए। ये चीज़ एक कंसर्न है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे है। हाँ, लेकिन ये देखेंगे जब वहाँ पे एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो इंडिया ने किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया, सिक्योर किया। बहुत सारे इंसेंटिव इंडिया ने दिया, बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दिया, पैसे दिया, और उसको फिर रास्ते पे लेके आए। तो वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया है, लेकिन आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद फर्स्ट टाइम तुरंत जो उसका फर्स्ट विजिट हुआ वो इंडिया में हुआ। इंडिया में हुआ, इंडियन टेरिटरी में हुआ, इंडिया के वो दिखाई, इवन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। हाँ, तो वहाँ पे एक चीज़ है चाइनीज़ को लेकर है, जो भाई चाइनीज़ यदि इंडियन ओशियन में आता है तो उसके लिए एक ठहरने का जगह, तो वो श्रीलंका को मान के चल रहा था। तो यही चीज़ वहाँ पे राइवलरी होगा। और तो यदि श्रीलंका को लेकर ट्रेडिशनल इशू देखेंगे तो कुछ भाई मछुआरे को लेकर थोड़ा सा कभी कभी रहता है, कभी कोई आइलैंड के लेकर रहता है। तो ये सब चीज़ है। फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम हम्बन टोटा पोर्ट है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया इसको कंसर्न लेके काम करता है। तो इंडिया के भी बहुत सारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो ठीक ही है श्रीलंका के साथ। माले में देखोगे तो माले में जो गवर्नमेंट आया था कुछ टाइम पहले का, जो गवर्नमेंट था वो एंटी इंडियन स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा एक्टिविटी रही। लेकिन फिर न्यू नॉर्मल का सिचुएशन हो गया, क्योंकि चाइनीज का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, चाइनीज़ का भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा वहाँ पे है। और चाइनीज का एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो पॉलिसी है, जिसमें वो इंडिया को चारों तरफ तरफ से घेरना चाहता है और इंडियन ओशन में उसका डोमिनेंस चाहता है, तो उसमें ये मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया इसके काउंटर करने के लिए अपना काम कर ही रहा है। हाँ, यदि देखोगे आप इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का डोमिनेंस चाहोगे तो उसके लिए इंडिया को कम से कम तीन एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका यदि अरेबियन सी में रखोगे, एक आपका बे ऑफ बंगाल में रखोगे, एक आपको कितना हाई सी में रखोगे, साउदर्न सी में रखोगे जाके। तो तीन एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए आपको। जो आपका तो इंडिया इस पे काम कर रहा है, और फिर इस पे आगे की तरफ काम होगा। तो ये कुल मिलाकर आपका नेबरहुड पॉलिसी रहा है। यदि ओवरऑल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देखेंगे तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, जिसमें हम इस पे बात कर सकते हैं यूरोपन के साथ क्या रिलेशंस डेवलप हो। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी यूके के साथ बातचीत फाइनल स्टेज में है, और अमेरिकन को लेकर क्या पॉलिसी है। अमेरिकन के जैसे ट्रंप आने के बाद किस तरह से ट्रंप ने प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ाया है, टैरिफ वॉर स्टार्ट किया है, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। और ट्रंप का मेन है वो इकोनॉमिक प्रेशर रशिया के ऊपर डालना चाहता है, कहता है कि जो कोई भी ट्रेड करोगे उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे। तो अमेरिकन के साथ थोड़ा रिलेशन में क्या थोड़ा सा बिटरनेस आई है पोस्ट सिंदूर, इसके बारे में देखेंगे। फिर यूरोप में देखेंगे तो भाई किस तरह से नाटो नाटो का रेलेवेंस खत्म हो रहा है। तो यूरोपियन भी चाहता है जो भाई अपने आप को हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, हम एक यूएस एंड एलाई बन के ना रहे। हम भी रशिया को यदि हमें काउंटर करना है तो यूएस हमें हमेशा सपोर्ट नहीं करेगा। तो रशिया को काउंटर करने के लिए वो भी अपने अपने जो एक्सटेंडेड फ्रेंड को एक्सटेंड करना चाहता है, अपना रिलेशंस को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो ये भी देखेंगे यूरोपियन का क्या नया फॉर्म आएगा आने वाले टाइम में। तो ये कुल मिलाकर फॉरेन पॉलिसी आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।